हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में जो दूसरे बिजनेस में री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी लग रही है मोतीलाल ओसवाल, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के रिजल्ट लगातार काफी अच्छे आ रहे हैं, Q1 में भी अच्छे नंबर्स थे एंड मार्केट ने भी काफी अच्छा रिवॉर्ड किया इसके स्टॉक को। लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 3x हो चुका है स्टॉक। बट ऑफ कोर्स हमको फोकस करना है कि यहाँ से आगे का कैसा पोटेंशियल है, और वो स्टॉक चार्ट देख करके, प्राइस चार्ट देख करके बिल्कुल भी उसका आइडिया लगेगा नहीं, एंड मार्केट के लिए भी वो इरेलीवेंट है। बिकॉज अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये चीजें मैटर नहीं करती कि स्टॉक ने पिछले एक साल में -50% रिटर्न दिया है या +200% रिटर्न दिया है। फोकस आपको आउटलुक के ऊपर करना है कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, कैसा उसका गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। सो उस पर आज हम देखेंगे। इनका अगर हम मॉडल देखें कि किस तरीके का मॉडल है मोतीलाल का, तो कैपिटल मार्केट के इनके बिजनेसेस हैं। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका मेन बिजनेस है, अराउंड 50% के आसपास रेवेन्यू वहां से आता है। देन उसके साथ में एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, और एक इनका होम फाइनेंस का बिजनेस है। अब कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में क्या किया है कि जो इनका ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है उसको इन्होंने मर्ज कर दिया है अपने वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर, जिससे एक अच्छी सिनर्जी डेवलप हो पूरे ग्रुप के ऊपर। प्लस कंपनी का भी इंक्रीमेंटल जो फोकस है वो अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के ऊपर है। एंड उसके साथ में अगर आप देख रहे हो तो जैसे इनका एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, होम फाइनेंस का बिजनेस है, कैपिटल मार्केट में जैसे नोवामा का आता है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये दो बिजनेस आते हैं। और ये इनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला सेगमेंट है। अब इसमें कंपनी क्या करती है, इन बिजनेसेस से जितना भी इनको प्रॉफिट आता है शेयर होल्डर को डिविडेंड वगैरह देने के बाद, प्लस आपका जो आपको लग रहा है कि वर्किंग कैपिटल में जो आपको और पैसा चाहिए होगा उसको एक्सक्लूड करके बाकी का सारा कैपिटल कंपनी इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करती है और उस पर ये रिटर्न जनरेट करते हैं। एंड पिछला 1-1.5 साल ये वाला सेगमेंट बहुत सॉलिड परफॉर्म किया है, मतलब रिटर्न काफी अच्छी जनरेट हो रही है कंपनी की इसके ऊपर भी। प्लस बाकी के बिजनेसेस भी प्रॉफिटेबल हैं। सो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। अगर हम Q1 के नंबर्स ही देखें तो कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो 41% से ग्रो हुआ है। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें वो ट्रेजरी वाला सेगमेंट नहीं है। सो अगर आप इसमें ट्रेजरी वाला सेगमेंट ऐड कर दोगे तो कंपनी का कंसोलिडेटेड पैट कितना है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़। एंड ये मोतीलाल की हिस्ट्री में पहला ऐसा क्वार्टर था जहां पे कंपनी ने एक क्वार्टर में 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर क्रॉस किया है। और इसको अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 70-75% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ, कैपिटल मार्केट और हाउसिंग फाइनेंस ये दो सेगमेंट हैं जिन्होंने Q1 में अच्छा नहीं किया है। हाउसिंग फाइनेंस तो ऑल्दो इनका बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुई हैं, कुछ नया इसमें ये ट्राई कर रहे हैं, नई मैनेजमेंट आके। सो उसको देखेंगे आगे कैसा प्रोग्रेस रहता है। लेकिन जो इनके मेन बिजनेसेस हैं, वेल्थ मैनेजमेंट प्लस ब्रोकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट प्लस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके ऊपर से ये जो इनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला डिपार्टमेंट है ये तो बहुत सॉलिड बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है इनके ओवरऑल पैट के नंबर को। तो रिजल्ट अच्छा है। अब देखते हैं कि कंपनी का कैसा गाइडेंस है और कैसा आउटलुक है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का बोलना है कि जो हमने ये ट्रांजिशन किया है ब्रोकिंग बिजनेस को, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में शिफ्ट करके, इसकी एक रियल नीड थी मार्केट में। तो इनका इनका कहने का मतलब क्या है, कंपनी कह रही है कि आज के टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर्स को देखोगे तो वो बहुत अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड हैं एंड उनको सिर्फ ट्रांजेक्शनल सर्विसेज नहीं चाहिए अपने ब्रोकिंग से, अपने ब्रोकर से। उनको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन चाहिए। सो मतलब पिछला 4-5 साल अगर आप देखोगे तो मार्केट में डीमैट अकाउंट बहुत ज्यादा खुले हैं। अराउंड 3, 3.5, 4 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट होते थे, वो आज के टाइम पे 16 करोड़ से भी ज्यादा है। तो पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं। एंड ये हमने एंजल वन के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि ये जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं इनको लेकर के परसेप्शन ऐसा है मार्केट में कि ये ट्रेडर्स है, मतलब ये F&O में ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है, पेशेंस नहीं है, मतलब थोड़ा भी फॉल आएगा मार्केट में तो ये बिल्कुल मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। बट डेटा इस चीज को बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं करता है। डेटा क्या दिखाता है कि ये जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं ये वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं। इनको काफी अच्छे से पता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमको कहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये F&O में कर भी रहे हैं तो इनको इनको ये पता है कि वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से प्ले आउट होने वाला है। जो F&O में कर रहा है उसको पता है कि मुझे SIP भी करना है, मुझे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे ETF भी लेना है। तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल आता भी है तो भी हमने देखा है कि पास्ट में जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ जाता है, ऐसे SIP का फ्लो और बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसके साथ में एक और जो शिफ्ट जो देख रहे हैं हम कंज्यूमर या क्लाइंट इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में, वो किस तरफ है
कि आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि मेरा ब्रोकर मुझे बस F&O में ट्रेड करा दे या फिर मुझे फटाफट से कोई इंट्राडे कॉल दे दे। उनको अच्छे से पता है कि हमको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा पैसे का वैल्यू एफडी में या बाकी इंस्ट्रूमेंट में कैसा डिटोरियोरेट हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, एंड हमको इन्फ्लेशन एडजस्टेड हेल्दी रिटर्न चाहिए। सो ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज जो है, ये डिजिटाइजेशन की वजह से आया है पिछले 5-6 सालों के अंदर। ऑफ कोर्स इसमें डिस्काउंट ब्रोकर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ पे अब जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, जो सिर्फ ये वॉल्यूम गेम खेलते थे, मतलब ट्रेडिशनल ब्रोकिंग मॉडल कैसे काम करता था आपका, कि आप गए, क्लाइंट आपने एक्वायर किया, अब आपका जो पूरा मॉडल है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप उस क्लाइंट से कितना ज्यादा वॉल्यूम निकाल सकते हो, उससे कितना ज्यादा F&O में ट्रेड करा सकते हो, कमोडिटी में ट्रेड करा सकते हो या करेंसी में ट्रेड करा सकते हो। बिकॉज जितना ज्यादा आपका ट्रेड होगा उतना ज्यादा आपका ब्रोकरेज निकलेगा। लेकिन अब क्योंकि ये चीजें चेंज हो गई हैं, तो क्लाइंट के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो वो सिर्फ ये ट्रेडिंग वाले पर्सपेक्टिव से आपके पास नहीं आएगा। आपको डेफिनेटली उसको कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा जो ओवरऑल वेल्थ में या ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में उसको एक बहुत बड़ा हेल्प करे। तो यही कंपनी कह रही कि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में, जिसकी वजह से हमको ये ट्रांजिशन करना पड़ा है हमारे ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस को, हमको हमारे वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ा है। बिकॉज अगर ये नहीं करते तो आप लॉजिकली सोचो, आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब जो कंज्यूमर है उसको बिल्कुल भी ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए कि मैं ब्रोकिंग के लिए मेरा कोई एक और कोई एक अलग कंपनी है, मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई और अलग कंपनी है, इंश्योरेंस के लिए अलग कंपनी है। सो ये सारा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। आज के टाइम पे कंज्यूमर को क्या चाहिए कि एक ऐप हो और उस एक ऐप के ऊपर मुझे सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए जो मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग के मेरे फाइनेंशियल गोल्स को और ज्यादा इंप्रूव करे और ज्यादा उसको एनहांस करे। तो ये एक बड़ा रीजन दे रही है मैनेजमेंट जिसकी वजह से इन्होंने ये ट्रांजिशन किया है। प्लस कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पूरा वेल्थ मैनेजमेंट वाले सर्विसेज को पे ज्यादा फोकस करें रैदर देन कि एज अ ब्रोकर प्ले करने का कोशिश करें। क्योंकि इनके पास जितने भी है 70-80 लाख जो टोटल क्लाइंट बेस है, वो बहुत फास्ट पेस से शिफ्ट कर जाएगा बाकी प्लेयर्स के पास में अगर ये इस चीज को नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने करना स्टार्ट किया है। देन कंपनी कह रही है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं इस ट्रांजिशन के पीछे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लाइंट के साथ में हमको हमारे रिलेशनशिप को और ज्यादा एनहांस करना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ ब्रोकर नहीं, मतलब सिर्फ ट्रांजेक्शनल सर्विसेज नहीं देना है कि ये इंट्राडे कॉल आ गया या आपका कॉल पुट का ट्रेड आ गया, सिर्फ वो काम नहीं करना है हमको, उनका पूरा वेल्थ मैनेज करना है, पूरा उनका जो फाइनेंशियल जर्नी है उसमें एज ए फाइनेंशियल पार्टनर उनका बन के उनको सारा हर एक प्रोडक्ट जो है वो उनका उसको पूरा प्रोज कॉन्स बताना है, पूरा एक सारा सॉल्यूशन पैकेज प्रोवाइड करना है उनको। वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस की बात करें तो मोतीलाल का ऑलमोस्ट 2000 इनके पास इंटरनल रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, प्लस 8800 कंपनी के पास में एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर्स हैं। अब ये जो एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर है ये इनके एम्प्लॉय नहीं है, जैसे कंपनी का टाई अप है सब ब्रोकर्स के साथ, या फिर जो IFAs होते हैं आपके इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उनके साथ में टाई अप है और वो रेवेन्यू शेयरिंग पे मॉडल पे काम करते हैं उनके साथ में। सो वो 8800 है इनके पास। प्लस एक और बड़ा एडवांटेज क्या है मोतीलाल के पास में कि इनकी जो प्रेजेंस है, जो ब्रांचेस हैं, वो इंडिया के 98% पिन कोड्स के अंदर है। अब जब तक इनका ब्रोकिंग का मॉडल था तब तक कंपनी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि आपका मेन फोकस किसका है? ब्रोकिंग के ऊपर, और मोतीलाल ट्रेडिशनली एज अ ब्रोकर ज्यादा जाना जाता है। लेकिन अब क्योंकि कंपनी ने इसको ट्रांजिशन कर दिया है वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर, तो यहां से कंपनी के लिए एक अच्छा बेनिफिट आ सकता है। क्योंकि अब आप जो क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग करोगे, जो नया क्लाइंट लेकर के आओगे अपने सिस्टम में, उसको सिर्फ ब्रोकिंग नहीं, उसको एक पूरा वेल्थ मैनेजमेंट वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के ऊपर आपका फोकस रहेगा। और ये जो 98% पिन कोड्स में आपकी प्रेजेंस है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कंपनी के पास में। क्योंकि नॉन बैंकिंग ट्रेडिशनल ब्रोकिंग अगर आप देखोगे, बैंक्स को एक्सक्लूड करके, जैसे HDFC सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, ICICI डायरेक्ट, इनको एक्सक्लूड करके अगर आप नॉन बैंकिंग ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को देखोगे, जिसमें आनंद राठी आता है, शेर खान आता है, आपका मोतीलाल ओसवाल आता है, इनमें बहुत कम, हार्डली एक दो ऐसे ब्रोकर होंगे जिनकी इतनी वाइड प्रेजेंस है। तो ये अब मोतीलाल को हेल्प करेगा। और यहां से हम इस कंपनी को अब कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस विद नुवामा वेल्थ, आनंद राठी वेल्थ, प्रूडेंट कॉर्पोरेट। तो ये एक अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को यहां से इंक्रीमेंटल क्लाइंट लाने के लिए।
देन ऑफ कोर्स रिसर्च वगैरह तो इंडस्ट्री में वेल नोन है मोतीलाल ओसवाल का। और इन्होंने एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, जैसे एंजल वन ने अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया था 1.5-2 साल पहले, जिसमें उनके ब्रोकिंग के अलावा बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड सारे सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली मोतीलाल ने भी वो ऐप अभी लॉन्च किया है। प्लस इनका अगर आप डीपी बैलेंस देखोगे, डीपी बैलेंस होता है कि एक ब्रोकर के पास में जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं उनका डीमैट में कितना शेयर पड़ा है, कितने वैल्यू का शेयर पड़ा है। तो कंपनी कह रही है कि हमारा जो टोटल डीपी बैलेंस है उसमें से 75% बैलेंस उन क्लाइंटों से आता है जिनका मिनिमम बैलेंस 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ये ऑफ कोर्स आपको एक एचएनआई क्लाइंट को सर्विस देने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिसको अब ये अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस से केटर कर सकते हैं। देन कुछ अगर नंबर्स की बात करें हम, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा था, और कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम अच्छे से इसमें यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें इन्होंने नंबर ऑफ आरएम जो है वो डबल करने का गाइडेंस दिया था अगले 1-2 साल के अंदर। तो इसका एयूएम काफी अच्छा ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में, ऑलमोस्ट 42% की ग्रोथ रही है। प्लस जो ब्रोकिंग का बिजनेस है उसमें कैश मार्केट का मार्केट शेयर बढ़ा है इनका, कैश सेगमेंट के अंदर 8% के आसपास का मार्केट शेयर है। और एफ एंड ओ वाले सेगमेंट में कंपनी का ऑलमोस्ट 9% का 9.5% का मार्केट शेयर है आज के टाइम पे। 1.5 लाख के आसपास इन्होंने नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। देन कैपिटल मार्केट में मोतीलाल के दो बिजनेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल इक्विटी। इन्होंने टोटल 7 डील्स कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली Q1 के अंदर। एंड जो QIP होता है आपका, जिससे कंपनीज फंड रेज करती है, सो उस QIP वाले सेगमेंट में मोतीलाल का जो रैंक है वो नंबर 1 रहा है Q1 के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा QIP इन्होंने रेस करवाया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। AMC वाले बिजनेस की अगर हम बात करें तो अक्रॉस प्रोडक्ट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, PMS हो, या आपका AIF हो, सब में काफी अच्छा ग्रोथ रहा है कंपनी का। ऑलमोस्ट 70% से इनका AUM ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। एंड इसमें कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दिया था कि हम हमारे AMC वाले बिजनेस में जो ग्रॉस सेल्स है उसको डबल करने का टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आया मैनेजमेंट को, बिकॉज हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि मोतीलाल के जो AMC के जो फंड्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो या PMS का हो, उन्होंने पिछले कुछ टाइम में लगातार आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को, कॉम्पिटिटर्स को। तो जब भी आप AMC या म्यूचुअल फंड बिजनेस में देखोगे कि किसी कंपनी का फंड लगातार अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है, तो वहां पे एक बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल बन जाता है उन कंपनीज के लिए अपने फंड को पिच करने का, अपने फंड को बेचने का। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखो तो जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड है, क्वांट AMC जो है, उसने पिछले 4-5 साल के अंदर रिकॉर्ड AUM ग्रो किया है। आई थिंक 2020 में उसका 2.5-3 करोड़ के आसपास का AUM साइज था। आज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ उसका AUM टोटल टच करने वाला है। तो सिर्फ 4 साल में इतनी ग्रोथ आई है उसके AUM के अंदर, जबकि यही सेम ग्रोथ मतलब 1 लाख करोड़ तक पहुंचने के लिए HDFC AMC, ICICI AMC, ये जो इतनी बड़ी AMC है, इनको ऑलमोस्ट 10-10 साल, 15-15 साल का टाइम लग गया। तो वो क्यों कर पाया क्वांट? बिकॉज क्वांट के जो फंड्स हैं, चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, जो भी उसके फंड्स हैं आप देख सकते हो, उन्होंने लगातार पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब भी कोई AMC, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके फंड जब इतने अच्छे लगातार परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो आप देखते हो कि जितने भी आप ये एप्स देखते हो जो आप यूज करते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए, मनी कंट्रोल है, ET मनी है, बहुत सारे एप्स हैं, तो उन पे आप जब भी जाओगे तो आपको वो हाईलाइट करके दिखाएंगे कि ये फंड है जिन्होंने पिछले 6 मंथ्स में इतना रिटर्न दिया, 1 साल में इतना रिटर्न दिया। तो वो डेफिनेटली एक बहुत अट्रैक्टिव टूल बन जाता है एक नए इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। प्लस उसके ऊपर से जो आपके सेल्स पर्सन हैं, जो सेल्स ऑफिसर्स हैं, वो भी ग्राउंड लेवल पे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, बिकॉज अब वो किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे, उसको पिच करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंटली अपना रिटर्न शो कर सकते हैं अपने फंड को। एंड इंडिया में तो वी ऑल नो कि अगर आपने किसी को रिटर्न दिखा दिया 40-50%, तो वो बहुत बड़ा चीज है, और इन्वेस्टर जो है वो अपने आप अट्रैक्ट होता है आपके पास में। तो ये कॉन्फिडेंस था इस मैनेजमेंट के पास में, जो इन्होंने टारगेट दिया था कि ग्रॉस सेल ये डबल करने को देख रहे हैं FY25 में। एंड Q1 में कितना ग्रोथ आया है? ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ आया है इनके ग्रॉस सेल्स के अंदर कंपेयर टू लास्ट ईयर का Q1, तो बहुत सॉलिड ग्रोथ है। प्लस उसके ऊपर से एक और चीज क्या हुई है, नेट फ्लो। नेट फ्लो का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल फ्लो कितना आया मेरे फंड के अंदर। तो लास्ट ईयर इनका जो नेट फ्लो था वो -1000 करोड़ था। इसका मतलब क्या कि आपके जितने भी फंड्स हैं उसमें से 1000 करोड़ ऑलमोस्ट गया, आउटफ्लो हो गया।
इस साल वो नंबर पॉजिटिव 5,000 करोड़ हो गया है। तो ये कैसे हुआ है? अगेन वही वही लॉजिक है कि क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो रहा है, तो आप मतलब बहुत ज्यादा फ्लो आपके फंड में आएगा, डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे आप मार्केट से, बिकॉज इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न के पीछे भागते हैं। तो फंड को खींचना, फ्लो को खींचना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है एएमसी के लिए। तो ये नंबर भी बहुत अच्छा रहा कंपनी के लिए। देन एसआईपीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.5 लाख से ज्यादा नए एसआईपीज इन्होंने ऐड करे Q1 के अंदर, और टोटल इनका एसआईपी का बुक अगर आप देखोगे तो 14,500 करोड़ के आसपास है। फिर प्राइवेट वेल्थ वाला जो इनका बिजनेस है, जिसको आप अल्ट्रा एचएनआई वाला वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस बोल सकते हो, तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी का एयूएम ऑलमोस्ट 65% से ग्रो हुआ है, एंड नंबर ऑफ आरएम कंपनी के 576 हैं, जिसमें से इन्होंने 37% की ग्रोथ दिखाई है टोटल अपने नंबर ऑफ आरएम के अंदर। मोतीलाल के 26% आरएम ऐसे हैं प्राइवेट वेल्थ वाले बिजनेस में जो 3 साल से ज्यादा के टाइम से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में। अब ऑफ कोर्स आनंद राठी से इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये नंबर कम है, लेकिन जैसे जैसे इनका आरएम एडिशन बढ़ता जाएगा, ये वाला चीज और ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा कंपनी का। होम फाइनेंस वाले बिजनेस की बात करें तो ये मतलब अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले काफी टाइम से, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट इन्होंने चेंज करी है और उस मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया है कि हमारे जो रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं, सेल्स ऑफिसर्स हैं, उनको हम डबल करेंगे FY25 के अंदर, तो उसका ग्रोथ देखने को मिला है थोड़ा सा। डिसबर्समेंट इनके 171% से ग्रो हुए हैं ऑन अ YOY बेसिस। इनकम वगैरह पे अभी इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं है, तो उसको देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। एंड लास्टली जो इनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, उसका उसका अगर हम रिटर्न देखें सिंस इंसेप्शन, जब से इन्होंने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 19.6% का रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है इस ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस से। ऑलमोस्ट 20% का कैगर हो गया। देन डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम वाला जो इनका सेगमेंट है, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो इनकम थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, डी ग्रोथ आया उसके अंदर। उसका मेन रीजन ये है कि इंडिया में जो फोर्थ क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, जो जनवरी से मार्च वाला, उसमें इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए, चाहे आप बैंक को देखो, एनबीएफसी को देखो, या ब्रोकिंग कंपनी को देखो, या कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को देखो। ये जितनी भी कंपनीज होती है फोर्थ क्वार्टर में, सबको पता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अगर हम पुश करेंगे तो उसको सेल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आई मीन आप अपने सर्कल में भी देख सकते हो, जो भी आपके इंश्योरेंस एजेंट हो आपके नोन में, वो फोर्थ क्वार्टर जो होता है एक फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ज्यादा पुश करते हैं, क्योंकि वो ईयर एंड होता है और इंश्योरेंस में आपको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या टर्म इंश्योरेंस, या लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। तो टैक्स सेविंग पर्पज से इंश्योरेंस एक बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट हो जाता है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, बिकॉज गारंटी तो आ ही रहा है, आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है। इंडिया में तो फिक्स रिटर्न आप किसी भी प्रोडक्ट पे बोल दो तो बहुत ईजी हो जाता है सेल करना। आई मीन वो तो हम देखते ही नहीं है कि उस पर रिटर्न परसेंटेज में कितना आ रहा है, हमको तो बस ये दिखाया जाता है कि 10 साल तक आप फॉर एग्जांपल 1-1 लाख रुपए दो, देन उसके बाद अगले 15 साल तक आपको लगातार पैसा आएगा। लेकिन ये फोकस नहीं होता किसी पे कि टोटल रिटर्न जो है वो तो एफडी से भी कम आ रहा है उसके अंदर। सो वो पॉइंट है, क्योंकि वो फिक्स रिटर्न है प्लस उसमें आपका टैक्स भी सेव हो रहा है, तो एक बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट बन जाता है कंपनीज के लिए फोर्थ क्वार्टर में। सो वही मोतीलाल कह रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में हमारा इंश्योरेंस का सेल थोड़ा सा ज्यादा रहा था, तो उसमें कमीशन थोड़ी सी ज्यादा रही थी, इसीलिए उसके कंपैरिजन में फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा उसका डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन होम फाइनेंस बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी का 1+ DPD जो है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मिनिमम एक ईएमआई मिस किया है, वो अराउंड 5.7% के आसपास है। अब मतलब इसको एनालाइज कैसे करें, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ तो है नहीं, लोन बुक के अंदर बहुत सॉलिड ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही कंपनी की, बिल्कुल फ्लैट एयूएम पड़ा हुआ है कंपनी का। तो जब तक आप लोन नहीं दोगे मार्केट में, तो मतलब एसेट क्वालिटी तो आप बहुत अच्छा दिखा ही सकते हो। तो अगर मैं लोन ही नहीं दे रहा हूँ तो मेरी एसेट क्वालिटी तो एचडीएफसी बैंक से भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरा एनपीए ही नहीं बढ़ेगा जब तक मैं फ्रेश लोन ही नहीं दूंगा। तो उसमें अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा ग्रोथ रहता है इनकी एयूएम के अंदर, उसके बाद ही इसको असेस कर सकते हैं। देन सेबी का जो अभी डिस्कशन चल रहा है F&O वाले पार्ट के ऊपर, उस पर कंपनी बोल रहा है कि अभी हम वेट कर रहे हैं, कोई कंफर्मेशन आया नहीं है सेबी से। और जो दूसरा सेबी का रेगुलेशन आया है ट्रू टू लेबल वाला, जिसमें वो ट्रांजैक्शन इनकम को थोड़ा सा उन्होंने कर्व किया है, उस पे कंपनी का कहना है कि हमारा तो हार्डली 40 करोड़ के आसपास इम्पैक्ट पड़ेगा टोटल रेवेन्यू का। और ये टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 1% भी नहीं होता मोतीलाल का, तो बहुत बहुत नेग्लिजिबल है ये। प्लस कंपनी बोल रही है कि ये उन ब्रोकर को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जिनका F&O के ऊपर ही सारा का सारा रेवेन्यू डिपेंड करता है। हमारा तो मतलब कैश मार्केट में भी काफी अच्छा मार्केट शेयर है, 8% के आसपास है, तो हमको वैसे भी इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला।
देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो हम ये ट्रांजिशन कर रहे हैं ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में, ये हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, तो उसके पीछे का मेन पर्पज है क्रॉस सेल रेशियो को हमको इंप्रूव करना है। सो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अगर आप क्रॉस सेल नहीं कर रहे हो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एक क्लाइंट को एक्वायर करने का, ऑन बोर्ड करने का, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, मतलब आपकी सिनर्जी बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। तो कंपनी का एक मेन पर्पज यही है कि इन्होंने ये ट्रांजिशन किया है पूरा अपने मॉडल को एक वेल्थ मैनेजमेंट के मॉडल में, ताकि ये क्रॉस सेलिंग का बेनिफिट ले पाए, बिकॉज ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले कस्टमर्स को ये अभी तक बहुत अच्छे से क्रॉस सेल नहीं कर पाते थे इनके बाकी सारे प्रोडक्ट को। जैसे आप नुवामा को देखोगे तो नुवामा का Q1 में जो उनका प्राइवेट वेल्थ वाला बिजनेस है जिसमें वो अल्ट्रा एच एन आईज फैमिली ऑफिस को टारगेट करते हैं, उसमें उनका जितना ग्रोथ आया है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेस का, क्योंकि मतलब एग्जैक्ट नंबर तो आई डोंट नो, बट अराउंड 40-50% जो उन्होंने डील वहां से क्लोज करी है वो क्लाइंट उनके वहां पे बने हैं, प्राइवेट वेल्थ में जाके बने हैं। तो वो सिनर्जी कब डेवलप हुई, जब आपका इंटीग्रेशन एक अच्छा बना पूरे ग्रुप के बीच में। सो इसीलिए ये ट्रांजिशन करना बहुत जरूरी था मैनेजमेंट के लिए। तो अब ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा क्रॉस सेल रेशियो यहाँ से लगातार इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में। देन राइस सुपर ऐप जो है इनका, उसमें कंपनी कह रही है कि ये एक हमारा डिजिटल प्रोपोजिशन है, जिसमें सारे प्रोडक्ट सारा सब कुछ मिलता है क्लाइंट को एक ही ऐप के ऊपर, प्लस हमें भी ये हेल्प करता है हमारे गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, बिकॉज हमको इस पे दिखता है कि एक एक क्लाइंट का टोटल एयूएम कितना है आज और उसका पोटेंशियल एयूएम कितना जा सकता है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम चूज कर सकते हैं उस क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, जिससे ऑफकोर्स उसका फाइनेंशियल गोल भी पूरा हो एंड हमारा भी एयूएम ग्रो करता रहे। तो ये ऐप हमारा अभी है जो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों में हमें। देन कंपनी कह रही है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लगातार हम इस पे यूज़ कर रहे हैं, प्लस एसआईपी फ्लोज को भी पेनेट्रेट करने में ये ऐप हमको हेल्प कर रहा है, बिकॉज हमको दिखता है कि एक क्लाइंट का पोटेंशियल है 4 एसआईपी करने का, लेकिन आज वो एक ही एसआईपी कर सकता है, तो और ज़्यादा एसआईपी हम उसको पुश कर सकते हैं। सो बिकॉज सिस्टम आपका इंटीग्रेट हो गया तो डेफिनेटली ये सारा इफेक्टिवली आप उसको बाकी प्रोडक्ट्स भी पिच कर सकते हो अब यहाँ से। देन ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आया है इनकम में, उसका एक रीजन तो वो इंश्योरेंस है। दूसरा रीजन कंपनी कह रही है कि तो बेसिकली अगर आप फोर्थ क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर में देखोगे तो मार्केट ने तो नया हाई बनाया है, निफ्टी का नया हाई बना है, और यूजुअली ऐसा ऐसा माना जाता है कि जब भी इस तरीके का सिनेरियो हो कि मार्केट नया हाई बनाता रहे और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो, तो ब्रोकर्स के लिए वो बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, उनका इनकम बढ़ना चाहिए। बट उसके बाद भी डी ग्रो आया है, तो पहला रीजन तो उसका इंश्योरेंस है। दूसरा रीजन कंपनी बोल रही है कि इंडस्ट्री के अंदर ही Q1 में फर्स्ट क्वार्टर में वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा, वॉल्यूम काफी लो रहा पहले क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड ये आप देख भी सकते हो बिकॉज थोड़ा सा इलेक्शन का वो फीवर चल रहा था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट एंड वॉच वाले मोड में थे कि एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम देखेंगे ब्रोकिंग वगैरह, मतलब कितना वॉल्यूम करना है, क्या करना है। ट्रेडर स्पेसिफिकली इन इवेंट्स को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा बहुत सारे और भी ब्रोकर्स ने बोला था कि थोड़ा सा वॉल्यूम में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये एक रीजन है, प्लस इंश्योरेंस का रीजन है जिसकी वजह से इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस में थोड़ा सा इनकम डी ग्रो हुआ है। देन कंपनी कह रही है कि एल्गो प्लेटफॉर्म के लिए हमने ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज के साथ में टाई अप किया हुआ है। तो अगर जो भी आप ब्रोकिंग ऐप यूज करते हो, एंजल वन, जीरोधा या जो भी और भी है, आपने देखा होगा कि उन उन ब्रोकिंग कंपनीज का बहुत सारी एल्गो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होती है उनके साथ में टाई अप होता है। तो वो एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारी अलग 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 स्ट्रैटेजीज बनी होती है, उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज करके अपना पूरा ट्रेड जो है वो ऑटोमेट कर सकते हो, तो आपको पूरे दिन वो स्क्रीन पे बैठने की जरूरत नहीं होती। सो मोतीलाल कह रहे हैं कि हमने काफी सारे प्लेयर्स के साथ में टाई अप किया हुआ है ऑलरेडी, प्लस और भी टाई अप पाइपलाइन में है जिसको हम डिजिटली प्रमोट करेंगे अपने क्लाइंट्स को। तो जो ये ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, प्लस ब्रोकर का एडवांटेज है कि आपका ट्रेड वॉल्यूम अच्छा खासा बन जाता है उससे। देन ट्रांजैक्शन इनकम पे कंपनी कह रही है कि ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट तो कुछ पड़ेगा नहीं, 40 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी हम इसको रिव्यू एंड एनालाइज कर रहे हैं कि जो भी इम्पैक्ट है उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। और एफ एंड ओ वाले पार्ट पे कंपनी कह रही है कि हमने पास्ट में भी देखा है कि इस तरीके की जो रेगुलेशन आते हैं तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो क्लाइंट है वो उसको एडजस्ट कर लेता है। वही एंजल वन ने भी बोला था अपने कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कि जो ट्रेडर है वो एक रिस्क कैपिटल लेकर के आता है मार्केट के अंदर, एंड अगर कोई लॉट साइज में चेंजेस होते हैं या एक्सपायरीज में चेंजेस होते हैं तो वो ट्रेडर में भी इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकता है अपना, तो उससे थोड़ा बहुत वॉल्यूम में इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वॉल्यूम एकदम से खत्म हो जाए मार्केट में एफ एंड ओ के अंदर, ऐसा हमको नहीं लगता है।
तो अभी तक तो सारे ब्रोकर्स का यही व्यू है। बाकी आगे आगे देखते हैं कि कैसा इस पे अनाउंसमेंट आता है। और उसके साथ में कंपनी बोल रही है कि हमारा तो कैश कैश मार्केट से अच्छा खासा रेवेन्यू आता ही है, तो हमारे पास एक वो भी एडवांटेज है कि ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। और लास्टली अभी एसटीटी रेट्स जो हैं आपके सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको भी बढ़ाने का डिस्कशन चल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट का तो फोकस ये है कि जहां पे इनकम ज्यादा हो वहां पे टैक्स बढ़ा दो। तो कंपनी कह रही है कि पास्ट में भी ये एसटीटी के रेट बढ़ाए गए हैं, कम तो कभी हुआ नहीं है, और हमने कभी नहीं देखा कि वॉल्यूम कम हुआ हो। बल्कि वॉल्यूम तो पिछले 5 साल में 10 साल में और डबल से भी 3 गुना 4 गुना हो गया है पिछले 5-10 साल के अंदर। एसटीटी रेट बहुत जितने भी ये टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट ने लगातार बढ़ाए हैं उसके बाद भी। तो हमको नहीं लगता कि अगर ये रेट बढ़ते भी हैं तो उससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, एक अच्छा स्कोप अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। सो ये पूरा कॉन कॉल एनालिसिस था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। रिजल्ट अगेन बहुत सॉलिड है कंपनी का, एंड ये जो इन्होंने ट्रांजिशन किया है ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर, ये एक काफी अच्छा प्ले आउट हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि एक तो प्रेजेंस बहुत वाइड है, प्लस ऑलरेडी इनके ब्रोकिंग में बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है, एंड अब आप उनको अपना वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो। तो ग्रोथ काफी अच्छी है, आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा है कंपनी का। एंड स्टॉक अगर आप देखोगे तो वही 15-16 पी के मल्टीपल पे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एंड आई थिंक मार्केट इसको अभी भी एज अ ब्रोकर ज्यादा देख रहा है, और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के वैल्यू से ज्यादा अभी इसका री रेटिंग नहीं हो रहा है। सो वो जबकि बिजनेस जो है मैनेजमेंट जो है वो अब ट्रांजिशन हो रहा है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की तरफ। तो वो चीज भी प्ले आउट हो सकती है मोतीलाल के साथ में। अगेन वो जो पास्ट का 6 महीने का साल भर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाता है, बिकॉज मार्केट को कोई मतलब नहीं है कि पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एक स्टॉक का या एक बिजनेस का। मार्केट का मतलब है कि आज कैसा है एंड यहां से आगे का आउटलुक कैसा है उस बिजनेस का। तो वो इनका बहुत स्ट्रांग लगता है। एंड ये 15-16 का पी इस बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ में ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है इसके साथ में। सो पूरे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में एक तो आपका नोवामा वेल्थ एंड उसके साथ में मोतीलाल ओसवाल, ये दो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लगते हैं, एंड वो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी दोनों बिजनेसेस के साथ में है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे एंड देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।